आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। इजरायल पर इतना क्यों भड़क रही प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या वायनाड है वजह? जज का फैसला बिल्कुल ठीक, हेमंत सोरेन की जमानत पर ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। शरद पवार का बड़ा बयान, कहीं मणिपुर जैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी न हो जाए। आईएएस कोचिंग हादसे में 5 और लोग गिरफ्तार, जिस गाड़ी की वजह से हुआ हादसा उसका मालिक भी गिरफ्तार। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि क्या कोचिंग सेंटर पर चलेगा बुलडोजर या नहीं। शिवपाल यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर हमला, कहा केशव प्रसाद मौर्य नहीं चला पा रहे अपना विभाग, उनके पास कोई काम नहीं। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, 65% आरक्षण आदेश पर रोक वाला हाईकोर्ट का फैसला रहेगा बरकरार। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में 2 कबायली समूहों में हुए खूनी जंग, अब तक 36 लोगों की मौत, 162 घायल। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में एक बार फिर गाजा में इजरायल के घातक और विनाशकारी हमले के खिलाफ जोरदार तरीके से हमला बोला है। उन्होंने अब तक हजारों लोगों की जान लेने वाले युद्ध को बर्बर कहा और भारत से इजरायल सरकार की नरसंहारकारी कार्रवाइयों की निंदा करने और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करने के लिए कहा। हालांकि इजरायल को रोकने को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का रुख कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अलग है। दरअसल वायनाड में जल्द ही बाई इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा 1 अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद अमेरिकी कांग्रेस दिए गए अपने पहले संबोधन के बाद एक बयान सामने आया था। उन्होंने युद्ध को बर्बरता और सभ्यता के बीच टकराव के रूप में भी परिभाषित किया था। नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा और कांग्रेस की संयुक्त बैठक में उनका भाषण ऐसे वक्त में आया है जब गाजा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। भारत में भी इजराइल हमास युद्ध ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस को विभाजित कर दिया है। प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट में लिखा है कि ये हर सही सोच वाले व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है, जिसमें वो इजरायली नागरिक शामिल हैं जो हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं और दुनिया की हर सरकार इजरायली सरकार के नरसंहार की निंदा करे और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करे। उनकी हरकतें एक ऐसी दुनिया में स्वीकार नहीं की जा सकती हैं जो सभ्यता और नैतिकता का दावा करती है। वो इसे बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहते हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिवाय इसके कि वो और उनकी सरकार बर्बर है और उनकी बर्बरता को पश्चिमी दुनिया के ज्यादातर देशों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये वाकई शर्मनाक है। कांग्रेस हमेशा से ही फिलिस्तीनी मुद्दों के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार के फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के साथ गहरे संबंध है। कहा जाता है कि अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे और उनके अंतिम संस्कार में वो रोते हुए भी नजर आए थे। वो राजीव गांधी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे, जबकि सोनिया गांधी राजनीति में आने के बाद कई बार अराफात से मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बेहद तर्कपूर्ण बताया है। ये तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया ये अच्छा योग्य फैसला है। जज ने तर्कसंगत फैसला सुनाया है। हम आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच का यह फैसला है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा है कि हाईकोर्ट ने सभी बयानों पर सही तरीके से विचार किया है। हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अगर हम कहेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जज ने बहुत ही तर्कसंगत फैसला सुनाया है। माननीय CJI ने बेंगलुरु में एक बयान दिया था कि जब जमानत देने का सवाल आता है तो ट्रायल कोर्ट सुरक्षित स्थान पर होते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रिहाई के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। ईडी ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश गैर कानूनी है, यानी जमानत के लिए PMLA एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। साथ ही जमानत के आदेश में हाई कोर्ट की टिप्पणियां अवांछित और पूर्वग्रह वाली हैं। हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश में कई प्रतिज्ञागत चूक और अनदेखी हुई है। ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां पक्षपातपूर्ण हैं। शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आज कहा कि बजट से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से कर लगाने का निर्णय लिया गया है कि इससे आम लोगों पर और अधिक कर का बोझ पड़ रहा है। किसी तरीके से महंगाई से उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है
और जिस तरह से बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा है, ये सभी बजट के मुद्दे होंगे। ये सभी मुद्दे हम उठाएंगे। ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं इस बजट को लेकर। जिस तरीके से टैक्सेशन डिसाइड हुआ है कि आम जनता पे और टैक्स की मार पड़ रही है और किसी तरीके से महंगाई से राहत नहीं मिल रही है, ना उनकी इनकम बढ़ रही है, ना बेरोज़गारी पे किसी तरीके का असर पड़ने वाला है कि कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उस चुनौती को का सामना किया जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। आपने राजेंद्र नगर में देखा कि 3 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। स्टूडेंट्स अपनी घर छोड़कर आते हैं अपने भविष्य के लिए और आज पानी भरने की वजह से उनकी मौतें हो जाती हैं। ये तो मैं कहती हूँ ये मौत नहीं है, ये हत्या की गई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सारे बजट के मुद्दे होंगे कि आज एक आम आदमी आपसे क्या उम्मीद करता है। 2 वक्त की रोटी और एक घर बन जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो जाए, वो भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और ये सारी चीज़ें बजट की स्पीचेस के दौरान हम उठाएंगे। महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा आरक्षण पर जारी विवाद के बीच एनसीपी यानी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि चिंता है कि कहीं मणिपुर जैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी न हो जाए। नवी मुंबई के वाशी में सामाजिक एकता सम्मेलन के दौरान शरद पवार ने कहा, देश की संसद में मणिपुर की चर्चा हुई। दिल्ली से अलग अलग धर्म भाषा वाले मणिपुर के लोग हमसे मिले, उन्होंने इसकी दुखद तस्वीर सुनाई। अब पीढ़ियों से साथ रहने वाले लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पवार ने कहा है कि देश में हालात बदलने की जरूरत है। इसके लिए जाति, वर्ण, धर्म सभी को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए ये एकता परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर में कदम नहीं रखा, इसी तरह महाराष्ट्र में भी कई जगह दंगे होंगे। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन हमारा राज्य प्रगतिशील है, ये छत्रपतियों का राज्य है, यहाँ कोई दंगा नहीं होगा। शरद पवार के बयान पर अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि कुछ लोग जाति और धर्म के आधार पर महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने जो कुछ कहा है वो सच है और बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले दंगे फैलाना चाहती है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा है कि शरद पवार चुनाव से पहले दंगा कराने की भाषा बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लोग बुद्धिमान हैं, न कभी ऐसी स्थिति थी और न ही कभी होगी कि महाराष्ट्र के लोग दंगे की हद तक जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या है। मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में वो लोग यानी विपक्षी नहीं गए थे, वो इस मुद्दे पर बोलकर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने से 3 विद्यार्थियों की मौत होने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ घटना की जांच के लिए कई टीम गठित की है। इस पूरी घटना पर अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना थी, इसमें दोषारोपण नहीं होना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि यह घटना क्यों हुई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया। अब ये सरकार किसकी है? आपकी है? क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं? वो झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ हादसा? आगे आने वाले दिनों में सरकार के हादसे हम टाल सकते हैं क्या? उस बारे में सोचना चाहिए। 3 बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी है, बाकी के बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है मानसिक। बच्चे सड़क पर उतरे हैं, हाँ, उनके साथ अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर बात करता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अब तक कोई सरकार की तरफ से बच्चों से बात करने तक नहीं गया है। ब्लेम गेम लगातार चल रहा है। ये ब्लेम गेम में ही देश खत्म हो रहा है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के विरोध में किया गया। सांसद निशिकांत दुबे के बयान का विरोध करते हुए सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का प्रदर्शन खत्म होने के बाद भाजपा विधायकों ने सरकार विरोधी के नारे लगाए। देखिए, झारखंड राज्य को जिस तरीके से कुर्बानी और लड़ाई के परिणाम के रूप में हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए एक बहुत लंबा संघर्ष हुआ और कुछ लोग इस राज्य को अस्थिर करने का यहाँ डेमोग्राफी की बात करके जो मामले को उछाल रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोग ने इसको विरोध प्रदर्शन किया है और ऐसे लोगों को जिसका नापाक इरादा है वो सबको खत्म करना है हम लोगों को। यहाँ से जिनके जिम्मेदारी में विगत 10 वर्षों से इन चीजों का जिम्मेदारी है, वो बोल रहे हैं कि घुसपैठी की बात कर रहे हैं। बताइए तो पहले तो अपने उन चीजों को देखें, आंकड़ा पर बात करें ना। 2011 में कितना
था उससे पहले क्या थी, सेंसस में कितने लोगों का क्या स्थिति है, औसत है, वो पहले तो बात करें। अंदाजे बात करने से इसको हम लोग कैसे मानेंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले में 5 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में बेसमेंट का मालिक और उस गाड़ी का ड्राइवर भी शामिल है जिसके पानी के गुजरने के दौरान बिल्डिंग का गेट टूट गया था। गेट को टक्कर मारने वाले गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में नालों और नालियों की रजिस्ट्रिंग की सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर बीजेपी के आरोपों पर आज पलटवार किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की जनहित से जुड़े मुद्दों पर कहा, असली अपराधी बीजेपी है जो LG और अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली वालों की जिंदगी नरक बनाने में जुटी है। उन्होंने आगे कहा कि इन पर LG ने कार्रवाई क्यों नहीं की। माननीय CJI से कृपया इसका संज्ञान लीजिए। बीजेपी की साजिश से दिल्ली को बचाइए। छात्र इसमें मारे गए हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को ये अपार कष्ट जो उनके ऊपर आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। जहां तक इस घटना का विषय है, कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेज चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये किया गया, उन पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई के लिए हमारी जो MCD की मेयर हैं वो कल से सक्रिय भी हो गई हैं। हमारे डॉक्टर सेली ओबराय, हमारे स्थानीय विधायक और सेली ओबराय जी, वो लोग वहां मौके पे भी रात भर मौजूद रहे। मैं एक दूसरी बात ये भी करना चाहता हूं कि जो मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का, आतिशी जी का, गोपाल राय जी का और इमरान हुसैन का जो वीडियो सामने आया है अधिकारियों के साथ मीटिंग का, वो मीटिंग बारिश के पहले हो रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त के लिए टल गई है। सिसोदिया ने याचिका में 16 महीने से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि CBI का जवाब दाखिल हो चुका है, ED का जवाब बाकी है। इसके लिए हम 1 अगस्त तक का समय दे रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सिसोदिया के वकील ने कहा है कि वो पिछले 16 महीने से जेल में बंद हैं और ट्रायल उसी स्टेज में है जो अक्टूबर 2023 में था। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच के पास मामले को लिस्ट कर दिया था। ED ने सिसोदिया की याचिका का विरोध किया। एक ही मामले में 2 याचिकाएं दाखिल नहीं की जा सकती हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा है कि इस आदेश में गुणदोष के आधार पर फैसला कहां है। ED ने कहा है कि आरोप पत्र अब दाखिल हो चुका है। जस्टिस गवई ने कहा है कि इस अदालत द्वारा अक्टूबर में निर्धारित 6 से 8 महीने की अवधि समाप्त हो चुकी है। ED ने कहा है कि 1 अगस्त तक जवाब दाखिल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया, जिन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वही विधानसभा में अखिलेश यादव की कुर्सी पर बैठे थे, जिस दौरान उनके साथ शिवपाल यादव भी नजर आए। इस दौरान उनके चेहरे का भाव देखने लायक था। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सदन में सहयोग दर्ज करने की अपील की थी, लेकिन इसका असर कुछ नहीं दिखा। और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित, वंचित लोग हैं, उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही
जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। 5 दिन का सदन है उसी। अब हम लोग आग्रह किए थे कि भाई 5 दिन और बढ़ाओ। अब ये सरकार तय करती है कि हम कितने दिन चलावें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चले, जिससे सारी समस्याओं पर चर्चा हो सके। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि जो घटना कोचिंग सेंटर में हुई है वो बहुत दर्दनाक है। प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है। अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? हम तो यूपी में देख रहे हैं कि जहां अवैध इमारत होती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी या नहीं? जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। 30 को अनुपूरक बजट आएगा। सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने सूखा, बाढ़, बिजली कटौती और किसानों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रखी है। इसी बीच विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के 4 नए मंत्रियों ओपी राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा का सदन में परिचय कराया। अध्यक्ष जी बैठे उसके बाद आएगा नंबर। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी 4 मंत्रियों का मैं इस माननीय सदन से परिचय कराना चाहूंगा। इसमें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में श्री ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये 4 माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन था। इस दिन एक बार फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच सियासी जुबानी जंग देखने को मिली। अब डिप्टी सीएम पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने जोरदार जुबानी हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा कि देखिए, वह केवल बड़बोले मंत्री है, उनके पास कोई काम नहीं है, वह अपना विभाग भी सही से नहीं चला पा रहे हैं। देखिए, बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहे। और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। सर, मायावती जी ने भी ट्वीट किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज सपा विधायक डॉक्टर रागिनी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच जमकर बहस हुई। सपा विधायक ने जौनपुर के मेडिकल कॉलेज की बदहाली और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में पाठक ने कहा कि जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सपा की सरकार में बनना शुरू हुआ था, उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार की जांच करवा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, विधानसभा सत्र में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, हर मोर्चे पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी विधानसभा सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कल हम अनुपूरक बजट लेकर के आने वाले हैं। प्रदेश के विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक से मना कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि
वह सितंबर में मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था। फिर राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वही अब इस पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। वंचित समाज के वर्गों के लिए ये बुरी खबर है, ये बुरा दिन है। सभी राजनीतिक दलों से और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि आरक्षण संबंधी कोई भी मामला जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। हम भी सरकार से निरंतर आग्रह करेंगे इसको 9वीं सूची में डाला जाए। हालांकि सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी आरक्षण की मांग करती रही हैं, ताकि उनके जो लंबित केस है अदालतों में उसमें उन्हें न्याय मिल सके। मुझे शक है, आशंका है कि इन सामाजिक संगठनों की अगला सवाल अदालत में आरक्षण की मांग हो सकती है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए कि अगर कांग्रेस अकेले बिहार में विधानसभा चुनाव का फैसला करती है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों की राजनीति अलग अलग है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हम एक नए विकल्प की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और लोग कांग्रेस को जाति और धर्म से परे एक पार्टी के रूप में देखते हैं। और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस यदि अकेला चलने का निर्णय ले ली तो मैं आपको यह गारंटी के साथ कह सकता हूं सारी दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन उस दौर में आप कांग्रेस की अकेले चलने की बात कर रहे हैं, जिस दौर में कांग्रेस सबसे बड़ा पैरविकार पार्टी है गठबंधन की मजबूती को लेकर। देखिए, लोकसभा का राजनीति और विधानसभा की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेगी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, तब तक एक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लोग अपेक्षा रखते हैं एक नए विकल्प की, और उसमें कांग्रेस को बिना जाति धर्म की पार्टी देखते हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अशांत आदिवासी जिले में जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो गुटों के बीच संघर्ष हो गया। हालांकि यह संघर्ष कई दिनों से जारी था, लेकिन अब इसने उग्र रूप धारण कर लिया है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और 145 लोग घायल होने की खबर है। पाकिस्तान की सेना और स्थानीय नेता दोनों गुटों के बीच समझौता करवाने में लगे हुए। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इसके बाद भी यहाँ रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। रॉकेट लॉन्चरों से हमले किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पिछले 5 दिनों में आदिवासी संघर्ष में 30 लोग मारे गए और 145 अन्य लोग घायल हुए हैं। यहाँ कुछ गुटों में लंबे समय से तनाव है। कुछ समय पहले बोशेरा, मिलिकिल और दादर इलाकों में शिया और सुन्नी जनजातियों के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन पुलिस और सेना के अधिकारी बुजुर्ग नेताओं तथा जिला प्रशासन की मदद से इस संघर्ष को शांत कराने गए थे। लेकिन जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों गुटों में फिर गोलीबारी हुई और ये गोलीबारी अभी भी जारी है। पुलिस और सेना के हस्तक्षेप से संघर्ष विराम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी लड़ाकों ने कुछ इलाके खाली कर दिए हैं जो अब प्रशासन के कब्जे में है। 4 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर दोनों जनजातियों के बीच झड़प हो गई थी। झड़प पीवर, तांगी, बारिशखेर, खारकयाल, मकबल, कुंज अलीजई, पाराचमकानी और करमन सहित अन्य क्षेत्रों में फैल गई है। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि दुश्मन बने समुदाय एक दूसरे के खिलाफ मोर्टार गोले और रॉकेट लॉन्च सहित और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्रम आदिवासी जिले के पाराचिनार और सद्दा पर भी मोर्टार और रॉकेट के गोले दागे गए। पहली रात की मुठभेड़ में कम से कम 4 बार हमले हुए। इसमें कई लोग मारे गए। इस हमले को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद हैं। प्रभावित इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।